छोटे से गांव में आलोक नाम का एक किसान रहता था। आलोक बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था जो हमेशा दूसरों की भलाई में विश्वास रखता था। एक दिन आलोक अपने खेत से घर लौटा ही था, तभी उसकी पत्नी प्रियंका उससे बोली। मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ प्रियंका? आज सुबह से मुन्ना न तो कुछ खा रहा है न पी रहा है, बस गुमसुम लेटा हुआ है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। आलोक अपने बेटे मुन्ना के पास गया और प्यार से बोला। क्या हुआ मुन्ना? तुम्हारी माँ बता रही है कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखे रहोगे तो और ज्यादा कमजोर हो जाओगे। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुन्ना की बात सुनकर आलोक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका 10 वर्षीय पुत्र मुन्ना काफी समय से बीमार चल रहा था। आलोक अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला। चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर आलोक अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप मुन्ना को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरे पुत्र को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो प्रियंका, मुन्ना की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी हुई है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को शहर में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और इसके बाद हम अपने पुत्र मुन्ना का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? प्रियंका, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना कहकर आलोक अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक आलोक गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि आलोक के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य आलोक की ओर देखकर बोला। क्या हुआ आलोक? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरे पुत्र मुन्ना ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर मुन्ना को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बोलकर आलोक फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला। अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आलोक की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वो आलोक के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले। देखो आलोक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पुत्र को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। केशव नगर शहर में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काटकर शहर में अच्छे दामों पर बेचकर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्र को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र सही हो जाएगा। रब करें ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर आलोक अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब आलोक अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आलोक के घर पर आ पहुंचा। आलोक, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो खबर मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर तुम भी घबरा जाओगे। जल्दी बताएं मुखिया जी, क्या हुआ है? आलोक, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई। तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मुखिया की बात सुनकर आलोक दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया।
आलोक ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। आलोक अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। आलोक मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपने बेटे का केशव नगर शहर के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा आलोक कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। आप नहीं जानते, मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हारा पुत्र बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूं। यह सुनकर आलोक अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे पुत्र का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मुखिया आलोक को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, आलोक को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसका पुत्र एक विचित्र बीमारी से जूझ रहा है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री मोहिनी का विवाह होने वाला है। इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूं जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपने पुत्र का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली आलोक को पकड़ा दी। आलोक वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी प्रियंका को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले प्रियंका। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो न जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था। आप सही कहते हैं। अब हमें अपने बेटे का इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आलोक उसी दिन अपनी पत्नी प्रियंका के साथ अपने पुत्र मुन्ना को लेकर केशव नगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। आलोक, कुछ विचित्र बीमारी ऐसी होती हैं जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारे पुत्र को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही संसार में हो। तुम अपने पुत्र को यहाँ से ले जा सकते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। आलोक और प्रियंका फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों उदास मन से अपने पुत्र मुन्ना को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अगले दिन आलोक कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां जमींदार अपने साथी बलदेव के साथ आ पहुंचा और आलोक की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर आलोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। जमींदार के बगल में खड़ा हुआ बलदेव आलोक से बोला, तुम मूर्ख हो आलोक। तुमने अभी सोचने की कोशिश नहीं कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं आलोक। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर आलोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं आलोक। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहां से निकल जाओ। आज से ये मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी रकम
सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। आलोक समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। आलोक निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आलोक आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आलोक को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। आलोक के रोने की आवाज सुनकर अचानक वो चौंक पड़े। वो बुजुर्ग आलोक के पास आकर बोले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आलोक रोते हुए सारी घटना बुजुर्ग को बताते हुए बोला, मेरा पुत्र मौत की कगार पर खड़ा हुआ है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारा पुत्र की विचित्र बीमारी सही हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बुजुर्ग की बात सुनकर आलोक चौंकते हुए बोला, मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए। धन का क्या है? धन तो आता जाता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके भी कमा सकता हूं। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपने पुत्र के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारा पुत्र सही हो जाएगा। मैं अपने पुत्र की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। तो फिर देर मत करो, यहां से दाईं ओर दिशा में मुड़ जाओ। आलोक तुरंत दाईं ओर दिशा की ओर चल दिया। आलोक सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक आलोक बुरी तरह से थक चुका था। आलोक के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर आलोक एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आलोक आराम करने के लिए बैठा ही था कि आलोक ने देखा कि पेड़ की आंखें और मुंह दिख रहा है और तभी वहां एक गधा बहा आता है। पेड़ को देखकर बुरी तरह से डर गया। आलोक इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। गधा वहां से भागने ही वाला था कि तभी पेड़ मनुष्य की आवाज में गधे से बोला, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। पेड़ के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आलोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी गधा भी इंसानी आवाज में पेड़ से बोला, मुझे जाने दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तभी गधा दया भरी नजरों से आलोक की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? न जाने क्यों गधा के ऐसा बोलने पर आलोक को गधे के ऊपर बहुत तरस आ गया। आलोक पेड़ की ओर देखते हुए बोला, तुम तो पेड़ हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी पेड़ हूं। अगर तुम मायावी पेड़ हो तो फिर भी मायावी हुआ। तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम मेरा भोजन बनोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पेड़ की बात सुनकर आलोक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आलोक पेड़ की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरे बेटे की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरा बेटा ठीक होगा, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस गड्ढे की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। आलोक ने देखा कि गधे की आंखों में आंसू थे। गधा बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में आलोक से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है।
अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुंचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे पेड़ खा गया तो वो जीते जी मर जाएगी। यह दुख सुनकर आलोक पेड़ से बोला, ठीक है, तुम इस गधे को जाने दो, तुम मुझे खा सकते हो। कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। आलोक ने इतना कहा ही था कि तभी गधा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और पेड़ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। यह देखकर आलोक आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की आलोक की ओर देखकर बोली, मैं एक साधारण इंसान हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अब तुम ये फूल ले जा सकते हो। फिर आलोक वो फूल तोड़ता है और वहां बहुत तेज रोशनी होती है और आलोक अपने घर के सामने होता है। या रब तेरा लाख लाख शुक्र। फिर आलोक अपने बेटे के पास जाकर उसको ठीक कर देता है। तभी बाहर सूदखोर खड़ा हुआ होता है। आलोक भाई, मुझे माफ कर दो। अभी मुझे बहुत ही डरावना सपना आया है। मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारे खेत पर तुम्हारा ही हक है। मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा। इतना कहकर सूदखोर वहां से चला जाता है। आलोक नहीं समझ पाता है क्या हुआ, पर आलोक बहुत खुश होता है और वो घर वाले हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।